कहानी की शुरुआत होती है इजिप्ट के एक शहर में। जब लिली घर वापस आई तो उसने अपने पालतू पंछी को पिंजरे के नीचे एक काले लिक्विड में गिरा हुआ देखा। उसने घबरा कर अपनी माँ से उसे बचाने को कहा, लेकिन उसकी माँ ने पंछी को उठाया और उसे अपने हाथों से कुचल दिया। इसके बाद लिली के माँ बाप घर के नीचे बने एक तहखाने में गए जो एक काले पिरामिड के नीचे था। वहाँ एक रहस्यमयी पत्थर का ताबूत रखा हुआ था जो इतना भारी था कि उसे खोलने के लिए लिली के पिता को जंजीरों का सहारा लेना पड़ता था। उसके अंदर एक मम्मी लेटी हुई थी और लिली की माँ उसके पास जाकर देखने लगी कि कहीं वो जाग तो नहीं गई। तभी अचानक मम्मी हिली और सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। दोनों ने जल्दी से मोमबत्तियां दोबारा जला दी और फिर माँ ने कहा कि मम्मी अभी नहीं जागी है। लेकिन अगले ही पल मम्मी ने अचानक अपनी पट्टियों को तोड़ दिया और ताबूत से जुड़ा हुआ एक हुक सीधा जाकर उसके जबड़े में घुस गया। उसने उसे हवा में उठा दिया और मार डाला। उसी वक्त उस ताबूत का ढक्कन अचानक से बंद हो गया और अंदर बंद मम्मी उसे पीटने लगी। इस घटना के कुछ समय बाद हम चार्ली और लाइसा को इजिप्ट में देखते हैं जो अपने बच्चों के साथ यहाँ छुट्टियां मनाने आए थे। दोनों भागते हुए बाहर आए और देखा कि बच्चे लड़ रहे थे। उन्होंने तुरंत उन्हें अलग किया और पता चला कि सेबास्टियन ने केटी की डॉल बालकनी से नीचे फेंक दी थी, जिस वजह से वो टूट गई थी। लिसा को काम पर जाना था, इसलिए चार्ली ने टेप लगाकर डॉल को ठीक किया और वादा किया कि बाद में उसे किसी अच्छी दुकान पर ले जाएगा। लेकिन केटी अब भी गुस्से में थी क्योंकि सेबास्टियन को इस हरकत के लिए डांट नहीं पड़ी थी। उसे लगने लगा कि उसके माँ बाप सेबास्टियन को ज्यादा पसंद करते हैं। अपने पिता से बहस करने के बाद केटी बगीचे में खेलने चली गई। वहाँ उसने फेंस के पीछे एक औरत को खड़ा देखा। पहले उसे लगा कि वो उसकी दोस्त लिली है, लेकिन उस औरत ने कहा कि वो लिली की माँ है। उसने फूलों के साथ एक छोटा सा कारनामा दिखाया और केटी को उसकी पसंदीदा कैंडी भी दी। मगर केटी थोड़ी घबरा गई और कहने लगी कि उसे घर लौटना चाहिए। तब लिली की माँ ने उसे अपने बगीचे का एक फल दे दिया। इसी दौरान चार्ली को फोन आया और पता चला कि उसे अमेरिका में एक नई नौकरी मिल गई है। लेकिन जब वो मुड़ा तो उसकी नजर केटी के डॉल हाउस पर पड़ी और उसे कुछ अजीब लगा। उसने डॉल हाउस का दरवाजा खोला तो अंदर बहुत सारे कैंडी के रैपर्स पड़े हुए थे। हैरानी की बात ये थी कि ना उसने और ना ही लिसा ने बच्चों को कोई भी कैंडी दी थी। तो चार्ली ने सेबास्टियन से पूछा कि ये रैपर्स कहाँ से आए। इस पर सेबास्टियन ने बताया कि केटी की एक दोस्त है, वो उसे गार्डन में मिलने आती है, उसी ने दिए थे ये। उधर केटी जैसे ही फल पकड़ने लगी, लिली की माँ ने माफी मांगी और धीरे धीरे कोई मंत्र पढ़ने लगी। अचानक वो फल फट गया और उसके अंदर से एक कीड़ा निकला। वो सीधा केटी के मुंह के अंदर घुस गया। अचानक केटी सांस न ले पाने की वजह से जमीन पर गिर पड़ी। जब तक चार्ली गार्डन में पहुंचा, केटी वहां से गायब हो चुकी थी और फेंस में एक सुराख बना हुआ था। घबराया हुआ चार्ली तुरंत सड़क पर दौड़ा और पड़ोसियों से पूछने लगा कि क्या उन्होंने केटी को कहीं देखा है। तभी अचानक रेतीले तूफान के आने का अलार्म बजने लगा और चार्ली ने एक औरत को बच्ची के साथ भागते देखा। वो तुरंत उनके पीछे दौड़ पड़ा। कुछ देर तक वो उस औरत का पीछा करता रहा, लेकिन तेज आंधी और लोगों में मची अफरा तफरी की वजह से वो औरत भाग निकली। फिर बाद में पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव डीलिया लिसा और चार्ली से बात कर रही थी। दोनों ने उसे बताया कि केटी गायब हो गई है और उसे कैंडी रैपर्स भी दिखाए। डीलिया के बॉस ने उसे पहले परिवार की ही जांच करने को कहा क्योंकि उन्हें शक था कि शायद बच्ची को उन्होंने ही मारा हो। चार्ली को उनकी भाषा थोड़ी बहुत समझ आ गई और वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। फिर इस घटना के 8 साल बाद हम देखते हैं कि ये परिवार न्यू मैक्सिको में रह रहा था। फिर भी उन्होंने केटी का कमरा बिल्कुल वैसे ही संभाल कर रखा हुआ था। अब उनकी एक और बेटी थी जिसका नाम माँ था और वो पूरी तरह तंदुरुस्त थी। लिसा की कैथलिक माँ कार्मेन भी उनके साथ ही रहती थी। केटी के गायब होने के बाद से ये परिवार कभी छुट्टियों पर नहीं गया था। उधर इजिप्ट के पूर्वी रेगिस्तान में एक लड़का अपनी साइकिल ठीक कर रहा था। तभी उसके पीछे अचानक एक हवाई जहाज क्रैश हो गया। आवाज सुनकर वो जांच करने गया और जंगल के अंदर उसे जहाज का मलबा मिला। पायलट की लाश जमीन पर पड़ी थी और उसके पास एक आंख भी पड़ी हुई थी। जब लड़के ने ऊपर देखा तो को पायलट एक पेड़ में बुरी तरह घुसा हुआ लटक रहा था। ये मंजर देखकर वो बेहद घबरा गया, वहां से भागा, लेकिन फिर थोड़ी दूर जाते ही गिर पड़ा, बिल्कुल उस पत्थर के ताबूत के सामने। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि रिसर्चर्स परेशान बैठे थे क्योंकि उनकी टीम किसी भी मशीन की मदद से उस पत्थर के ताबूत के अंदर नहीं देख पाई थी। आखिरकार उन्होंने उसे खोलने का फैसला किया। उन्होंने पहले कभी इस तरह का ताबूत नहीं देखा था। फिर अंदर उन्हें एक मम्मी मिली। वो धीरे धीरे उस पर लिपटे कपड़े हटाने लगे और उन्हें उन पर बने कुछ अजीब निशान नजर आए। मम्मी के हाथों के नाखून बहुत लंबे थे, पर हैरानी की बात ये थी कि उसकी चमड़ी अभी भी ताजी लग रही थी। जब उन्होंने चेहरे से कपड़ा हटाया
गया तो सब हैरान रह गए। अंदर एक जवान लड़की थी। जैसे ही वो उसकी तस्वीरें लेने लगे तो वो मम्मी अचानक से जाग गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई और उसके मुंह से एक कीड़ा बाहर निकला। वो सार्कोफेगस के अंदर तड़पने लगी और जोर जोर से चीखने लगी। उधर न्यू मैक्सिको में चार्ली और लिसा को अमेरिका की एम्बेसी से फोन आया। उन्हें बताया गया कि केटी जिंदा मिल गई है। ये खबर सुनते ही दोनों तुरंत कायरो के लिए निकल पड़े। वहाँ एक डॉक्टर ने उन्हें चेतावनी दी कि केटी ने बहुत ज्यादा ट्रॉमा और भूख का सामना किया है। वो गहरे शॉक की हालत में थी, इसलिए उसका व्यवहार अजीब हो सकता था। डॉक्टर ने कहा कि किसी भी अचानक हरकत या तेज आवाज से बचना होगा। इसी वजह से उसे दवाइयां देकर सुलाया गया था। जब उसके माँ बाप आखिरकार उसके कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि केटी का शरीर अब थोड़ा बदला लग रहा था। जब वो प्यार से उससे बात करने लगे तब उनकी नजर कुछ खरोचों पर पड़ी। डॉक्टर ने बताया कि हॉस्पिटल लाने के बाद केटी बार बार अपने आप को नोच रही थी। लिसा ने उसकी धड़कन सुनी और डॉक्टर ने बताया कि शारीरिक रूप से केटी अब भी काफी मजबूत थी। तभी केटी ने अपना एक हाथ हिलाया ताकि उसके माँ बाप उसका हाथ पकड़ सके, लेकिन अगले ही पल उसे एंजाइटी का दौरा पड़ने लगा। केटी को थोड़ा समय देने के लिए उसके माँ बाप कमरे से बाहर आ गए, लेकिन बाहर आते ही लिसा फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद डीलिया ने उन्हें उस रहस्यमयी सार्कोफेगस की तस्वीरें दिखाई जो लगभग 3000 साल पुराना था। उसने बताया कि केटी उस प्लेन में ले जाई जा रही थी जो क्रैश हो गया था। डीलिया को शक था कि केटी इंसानी तस्करी का शिकार बनी थी। अगले दिन चार्ली और लिसा केटी को घर ले आए। उसे देखकर उसके भाई बहन भी काफी घबरा गए। व्हीलचेयर को मुश्किल से सीढ़ियों पर चढ़ाया गया और केटी को उसके बेड पर लिटा दिया गया। फिर कार्मेन ने अपनी पोती के लिए प्रार्थना की और उसके माथे पर किस किया, लेकिन अचानक केटी सीधी बैठ गई और उसने कार्मेन के सिर पर जोर से अपना सिर दे मारा। उसके बाद उसका शरीर अजीब तरह से पीछे की तरफ मुड़ने लगा और वो बेड के ऊपर हवा में तैरने लगी। फिर उसकी पीठ से डरावनी क्रैक की आवाज आई और वो धड़ से बेड पर गिर पड़ी। अचानक उसका शरीर फिर से तड़पने लगा। चार्ली ने उसे पकड़कर रोक लिया ताकि लिसा उसे नशे की दवाई दे सके। फिर उस रात चार्ली जवाब ढूंढने के लिए सार्कोफेगस और उस पर लपेटे हुए कपड़े की तस्वीरें देखने लगा। उधर लिसा केटी के पास बैठी थी और उसे पुरानी फैमिली फोटोज दिखाते हुए उनकी पुरानी जिंदगी के बारे में बात कर रही थी, लेकिन केटी बस तकिए पर गिरकर चुप पड़ी रही। कुछ देर बाद जब चार्ली अपनी पत्नी को देखने गया तो उसने लिसा को केटी के बेड पर सोता हुआ पाया, लेकिन केटी वहाँ नहीं थी। अब दोनों घबरा कर उसे ढूंढने लगे। इसी बीच माँ की नींद कुछ अजीब आवाजों से खुल गई। उसने तुरंत सेबास्टियन को जगा दिया और जब उसने भी दीवारों के अंदर से आती हुई वो अजीबोगरीब आवाजें सुनी तो वो भी घबरा गया। अचानक ऐसा लगा जैसे दीवार के अंदर कुछ हिल रहा हो। सेबास्टियन ने तुरंत एक बैट उठा लिया, लेकिन कुछ करने से पहले ही उसके माँ बाप वहाँ पहुँच गए। फिर लिसा ने दीवार में बना हुआ एक छोटा दरवाजा खोला, लेकिन उसके सामने से कोई चीज तेजी से भाग गई और वो डर गई। वो दीवार के अंदर घुसी और उसने देखा कि केटी कुछ बॉक्सेस के पीछे छुपी हुई थी, लेकिन जैसे ही केटी ने उसकी आवाज सुनी वो भाग निकली। फिर एक डरावनी चेस शुरू हो गई। इधर चार्ली दूसरी तरफ से आवाजों का पीछा करते हुए उनके साथ साथ दौड़ने लगा। तभी दीवार पर एक बिच्छू रेंगता हुआ नजर आया। केटी ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और सबके सामने उसे खाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर माँ और सेबास्टियन भी वहाँ पहुँच गए। वो बिल्कुल ऐन वक्त पर केटी के कमरे में आए और देखा कि केटी दीवार के अंदर से बाहर निकल रही थी, जबकि उसके माँ बाप उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। लिसा ने हिम्मत करके केटी के मुंह के अंदर हाथ डाला और बिच्छू को बाहर खींच निकाला, जिसके बाद केटी ने अजीब सी हरी उल्टी कर दी। फिर अगले दिन चार्ली बच्चों को स्कूल ले जाने लगा, लेकिन उसने देखा कि घर के दरवाजे के सामने बहुत सारे भेड़िए खड़े थे। उन्हें हटाने के लिए उसे कई बार हॉर्न बजाना पड़ा, तब जाकर वो रास्ते से हटे। फिर स्कूल पहुंचने के बाद चार्ली ने माँ से कहा कि फिलहाल केटी के बारे में किसी को कुछ न बताए। तब सेबास्टियन फिर पूछने लगा कि उसकी बहन के साथ असल में हुआ क्या था, लेकिन चार्ली ने कबूल किया कि उसे खुद भी इसका जवाब नहीं पता। उधर घर पर कार्मेन केटी के बाल कंघी कर रही थी, लेकिन उसके बाल लगातार झड़ रहे थे। वहीं लिसा उसके नाखून काट रही थी। तभी लिसा को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब उसने ध्यान से देखा तो वो डर गई, क्योंकि केटी के पैरों के जो नाखून अभी काटे गए थे वो उसके मुंह के अंदर दोबारा नजर आ रहे थे। इस बीच चार्ली केटी के कमरे की दीवार वाली खिड़की पर ताला लगा रहा था कि तभी उसकी नजर गलीचे के नीचे एक खून के दाग पर पड़ी। जब उसने गलीचा उठाया तो उसका खून जम गया। नीचे एक काला चिपचिपा पदार्थ फैला हुआ था जो लकड़ी को धीरे धीरे खराब कर रहा था। उधर लिसा जब केटी का आखिरी नाखून काटने लगी तो वो इतना सख्त था कि उसे ज्यादा जोर लगाना पड़ा। इस वजह से नाखून के साथ उसकी काफी सारी चमड़ी भी उखड़ गई। अचानक चार्ली को कार्मेन की चीख सुनाई दी।
वो तुरंत बाथरूम की तरफ भागा और देखा कि दोनों औरतें जमीन पर गिरी हुई थी, लेकिन केटी वहां नहीं थी। तभी एक आवाज सुनकर उसने देखा कि केटी सीढ़ियों से नीचे भाग रही थी। पास में दीवार पर खून से बना एक हाथ का निशान भी था। जब चार्ली ने एक दरवाजा खोला तो उसने देखा कि केटी बहुत दर्द में थी और एक लोहे की रॉड से अपने पैर को बार बार मार रही थी, जैसे वो उसे अलग कर देना चाहती हो। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि केटी को फिर से दवाइयां देकर बेड पर लिटा दिया गया और लिसा ने उसके पैर पर पट्टी बांध दी थी। चार्ली ने कहा कि उन्हें केटी को किसी स्पेशल हॉस्पिटल में भेजना चाहिए, लेकिन लिसा ने साफ मना कर दिया। वो अपनी बेटी को दोबारा खोना नहीं चाहती थी। तभी दोनों के बीच कॉरिडोर में बहस शुरू हो गई। इसी दौरान चार्ली को एहसास हुआ कि लिसा अब भी केटी के गायब होने के लिए उसे दोष देती है, लेकिन चार्ली ने याद दिलाया कि उसे भी उस कैंडी वाली दोस्त के बारे में कुछ पता नहीं था। ये बात सुनकर लिसा और ज्यादा दुखी हो गई और उसने चार्ली के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। फिर बेडरूम में लिसा रोते हुए केटी से बात करने की कोशिश करने लगी। वो उससे बोलने के लिए कह रही थी, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो गुस्से में उसने केटी को हल्का सा झंझोड़ दिया। इसके जवाब में केटी ने उसके मुंह पर थूक दिया। वहीं दूसरी ओर बाथरूम में चार्ली को केटी की उखड़ी हुई चमड़ी का टुकड़ा मिला। ध्यान से देखने पर उसे उस पर कुछ अजीब निशान दिखे। फिर अपने डेस्क पर जाकर उसने चमड़ी की परतें अलग की और हैरान रह गया जब उसने देखा कि उस पर बने निशान बिल्कुल वैसे थे जो सार्कोफेगस के कपड़े पर बने हुए थे। फिर अगले दिन चार्ली एक आर्कियोलॉजी प्रोफेसर के पास गया और उसे निशान की तस्वीरें दिखाई। प्रोफेसर ने बताया कि ये तो एंशिएंट इजिप्ट की एक भाषा है, ये तुम्हें कहाँ से मिली? तब चार्ली ने उससे गुजारिश की कि वो इसे पढ़ने की कोशिश करे। उस रात चार्ली केटी का हाथ पकड़कर उसके पास बैठा रहा और रोते हुए उससे माफी मांगने लगा। तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। ध्यान से सुनने पर उसे समझ आया कि केटी के मुंह की लगातार क्लिक करने वाली आवाजें असल में मॉर्स कोड थीं। चार्ली ने तुरंत नोटबुक निकाली और सारे सिग्नल्स लिखने लगा। फिर वो दौड़कर केटी की पुरानी चीजें ढूंढने गया, जिसमें एक मॉर्स कोड गाइड भी थी। जब उसने मैसेज को डिकोड किया तो वो बार बार सिर्फ एक ही नाम दिखा रहा था, लिली। चार्ली ने तुरंत डीलिया को फोन करके ये बात बताई। डीलिया ने पूछा कि क्या उनके किसी दोस्त या जान पहचान वाले का नाम लिली था या फिर कभी उस नाम की किसी लड़की ने उनसे संपर्क किया था। ये सुनकर चार्ली को कुछ याद आया। उसने पुराने लेटर्स और कार्ड्स से भरा एक बॉक्स खोला और उसमें उसे एक कार्ड मिला जिस पर कैंडी की ड्राइंग बनी हुई थी। कार्ड के नीचे एक नाम लिखा था, लिली। इसी बीच माँ बाथरूम से बाहर आई और उसे केटी के कमरे से एक गाना सुनाई दिया। उसे लगा कि शायद ये आवाज उसकी बहन की है। जब उसने पूछा तो केटी ने मान लिया कि वो अब बोल सकती है, लेकिन उसने माँ से कहा कि फिलहाल ये बात किसी को न बताए। फिर अचानक केटी दरवाजे के पीछे से माँ की उंगलियों को चाटने लगी। ये देखकर माँ डर गई और भाग खड़ी हुई, लेकिन केटी ने कुछ काले जादू के शब्द फुसफुसाए और माँ एकदम से वहीं जम गई। कुछ ही पलों में माँ का शरीर हवा में उठने लगा और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उनके घर की लाइट्स भी लगातार जल बुझ करने लगी और फिर माँ जोर से दरवाजे से टकरा गई। फिर अगली सुबह डीलिया को चार्ली से वो कार्ड मिला। उसने सिस्टम में सर्च किया, लेकिन उसे लिली नाम की कई लड़कियां मिली जिनका सरनेम कार्ड पर लिखे नाम से मिलता था। एक कोलीग की मदद से उसने पता लगाया कि वो कार्ड सिर्फ असवान के रेगिस्तान के बीच मौजूद एक छोटे से पोस्ट ऑफिस से भेजा गया हो सकता था। ये जगह उस प्लेन क्रैश की जगह के भी काफी करीब थी। वहाँ आसपास सिर्फ एक ही और चीज थी, एक नेक्टरीन के फलों का खेत। अब रेगिस्तान के बीच ऐसा खेत होना काफी अजीब बात थी। फिर डीलिया ने केटी के किडनैपिंग वाले दिन की तस्वीरें दोबारा देखी और उसने जमीन पर पड़ा हुआ वो फल भी देख लिया। उधर चार्ली आर्कियोलॉजी प्रोफेसर से मिला। प्रोफेसर ने बताया कि वो अजीब लिखावट वाकई हायराटिक भाषा में थी और उसे एक मम्मी को बांधने वाले कपड़ों पर लिखा गया था। फिर उसने बताया कि उसमें एक नाम बार बार लिखा हुआ था, नास्मारानियन। फिर प्रोफेसर ने प्राचीन इजिप्शियन मॉन्स्टर्स पर हुई एक इंटरनेशनल लेक्चर की रिकॉर्डिंग चलाई। उस लेक्चर के मुताबिक नास्मारानियन एक बहुत पुराना राक्षस था जो परिवारों को बर्बाद कर देता था। वो एक इंसान से दूसरे इंसान में जाकर नफरत फैलाता था। उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, वही शब्द जो उन प्राचीन बाइंडिंग्स पर लिखे गए थे। इन बाइंडिंग्स को उस व्यक्ति के शरीर पर लपेटा जाता था जो राक्षस के कब्जे में हो, ताकि नास्मारेनियन उसके अंदर ही कैद रहे। खैर, उधर स्कूल में हम देखते हैं कि माँ अचानक अपनी टीचर की बेइज्जती करने लगी थी। उसी वक्त घर पर केटी मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो अपनी छोटी बहन को कंट्रोल कर रही थी।
वहीं इजिप्ट में डीलिया उस खेत तक पहुंच गई। उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। आखिरकार उसने पिछले दरवाजे से अंदर घुसने का फैसला किया और घर के हर कमरे की तलाशी लेने लगी। कुछ देर बाद उसे एक पिरामिड मिला और उसके साथ एक चेन मैकेनिज्म भी जो तहखाने का रास्ता दिखा रहा था। फिर डीलिया नीचे उतरी और वहां उसने वो जगह देखी जहां पहले सार्कोफेगस रखा हुआ था। जब वो वापस घर के अंदर आई और फोन इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वहां कोई सिग्नल नहीं था। तभी उसकी नजर सामने के खुले हुए दरवाजे पर पड़ी। अगले कमरे में उसे किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। डीलिया ने तुरंत अपनी गन निकाली और जोर से कहा कि वो पुलिस है। ये सुनते ही वो साया भागने लगा। अचानक लिली की माँ सामने आ गई और चाकू लेकर डीलिया पर हमला करने की कोशिश की। तब अपनी जान बचाने के लिए डीलिया ने गोली चला दी और उसे गिरा दिया। उसके बाद डीलिया ने केटी के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी लिली पर पड़ी। लिली तुरंत भाग गई और डीलिया उसके पीछे दौड़ पड़ी। लंबी दौड़ के बाद डीलिया ने उसे एक चट्टान के किनारे पर घेर लिया, लेकिन लिली लगातार जमीन खोदती जा रही थी। उसे रोकने के लिए डीलिया ने आसमान की तरफ गोली चला दी। तब लिली ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक बॉक्स दिखाया जो उसने अभी अभी जमीन के अंदर से निकाला था। जब डीलिया ने बॉक्स खोला तो उसे अंदर एक टेप मिली जिस पर केटी लिखा हुआ था। इसी बीच लिसा बाथटब भरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नल से साफ पानी की जगह काला पानी निकलने लगा। घबराकर वो तुरंत बेसमेंट में गई ताकि पूरा पानी का सिस्टम बंद कर सके। वहां उसे पाइप्स के अंदर से कुछ अजीब आवाजें भी सुनाई दी। साथ ही उसकी नजर चार्ली के लाए हुए कार्ड्स और कागजों पर भी पड़ी। उधर चार्ली बच्चों को स्कूल से लेकर घर लौट रहा था। रास्ते भर माँ बार बार वही बुरी गालियां दोहरा रही थी जो उसने पहले बोली थी। तब चार्ली ने सेबास्टियन से कहा कि वो अपनी माँ को स्कूल में हुई बात के बारे में कुछ न बताए। वहीं घर पर कार्मेन केटी के कमरे में बैठी प्रार्थना कर रही थी। अचानक केटी ने उसका हाथ काट लिया और उस पर झपट पड़ी। फिर केटी ने कहा कि वो चाहे तो उसका दिल धड़कना बंद कर सकती है। ये सुनकर कार्मेन ने उसे जोर से धक्का दिया और कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन केटी ने अपनी ताकत से दरवाजा बंद कर दिया। जब कार्मेन पलट कर देखती है तो केटी वहां से गायब थी और व्हीलचेयर अपने आप हिल रही थी। अगले ही पल केटी उसके पीछे नजर आई और उसने कार्मेन को जोर से गिरा दिया। वो इतनी जोर से गिरी कि उसके नकली दांत मुंह से बाहर आ गए। कार्मेन ने अपना जीसस का क्रूसिफिक्स पकड़ा और दोबारा प्रार्थना करने लगी, लेकिन केटी हंसने लगी और अपनी शक्ति से माला को ही कार्मेन के गले में कस दिया। फिर उसने वहशी आवाज में कहा कि मरना काफी मजेदार होता है। इतना कहकर उसने कार्मेन को खिड़की से बाहर फेंक दिया। कुछ देर बाद चार्ली और बच्चे घर पहुंचे और उन्होंने देखा कि वो भेड़िए अब नहीं है यहाँ पे। तभी कार्मेन सीधा उनकी गाड़ी के बोनट पर आकर गिरी। माँ ये देखकर हंसने लगी, जबकि चार्ली तुरंत कार्मेन की मदद के लिए भागा, लेकिन उसी वक्त एक भेड़िया गाड़ी के दरवाजे के पास आ गया। उधर लीसा जब केटी के कमरे में गई तो उसने देखा कि केटी आराम से बेड पर सो रही थी, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसका खून जम गया। बाहर भेड़िए उसकी माँ के शरीर को नोचकर खा रहे थे। वहीं दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में डीलिया ने टेप चलाई। वीडियो में लिली की मां नजर आई। वो कह रही थी कि एक मासूम बच्चा सबसे बेहतर होता है क्योंकि उसका शरीर ज्यादा देर तक टिकता है, लेकिन जरूरत पड़े तो कोई भी इंसान काम आ सकता है। उसके बाद वीडियो में प्राचीन भाषा के कुछ शब्द और एक अजीब सा काला जादू दिखाया गया। डीलिया ने लिली से पूछा कि इस टेप का मतलब क्या है। जब लिली ने जवाब नहीं दिया तो डीलिया ने उसे झंझोड़ दिया। तब लिली ने अपना मुंह खोला और दिखाया कि उसकी जुबान काट दी गई थी। डीलिया ने पूछा कि क्या ये उसकी माँ ने किया था, तो लिली ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर काफी मुश्किल से लिली ने समझाया कि एक बार उसने सच बताने की कोशिश की थी और सजा के तौर पर उसकी जुबान काट दी गई। उसने ये भी बताया कि केटी को सार्कोफेगस से बाहर नहीं होना चाहिए था। जब डीलिया ने और जानकारी मांगी तो लिली ने सब कुछ लिखकर बता दिया। सब पढ़ने के बाद डीलिया ने तुरंत चार्ली को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। उधर कार्मेन के अंतिम संस्कार के दौरान माँ अपना दांत खींचती रही जब तक कि वो जड़ से निकल नहीं गया। वहीं चार्ली केटी के बंद कमरे के बाहर बैठा हुआ था। तब सेबास्टियन आया और उसे बताया कि उसकी माँ उसे बुला रही है। चार्ली फिर लिसा के पास गया। इस बार लिसा भी मान चुकी थी कि केटी को किसी खास हॉस्पिटल में भेजना ही पड़ेगा। इसी दौरान सेबास्टियन केटी के कमरे के बाहर पहरा दे रहा था। तब उसने अंदर से केटी की आवाज सुनी। केटी बहुत प्यार और मासूमियत से बोल रही थी कि वो भी सबके साथ रहना चाहती है। ये सुनकर सेबास्टियन डर गया। वो दौड़कर अपने कमरे में चला गया और हेडफोन्स पहनकर खुद को उस आवाज से दूर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सेबास्टियन के
दिमाग में अब भी केटी की आवाज गूंज रही थी। केटी उससे पूछ रही थी कि क्या उसे वो गुड़िया याद है जो उसने बैल्कनी से नीचे फेंक दी थी। फिर उसने कहा कि उसी बात से उसे भी ग्रैंडमा को फेंकने का आइडिया मिला था। उधर किचन में माँ के सारे दांत टूट चुके थे। छत पर एक दाग नजर आ रहा था जो बिल्कुल केटी के कमरे में मिले खून के दाग जैसा था। कुछ ही देर में वो हिस्सा टूट गया और अचानक उसमें से केटी बाहर आ गई। फिर माँ कार्मेन के ताबूत के पास गई और उसके मुंह से एक धागा खींचने लगी। धागा खींचते ही कार्मेन का मुंह खुल गया। जब माँ ने अपने माँ बाप की तरफ मुस्कुरा कर देखा तो उसके मुंह में कार्मेन के दांत लगे हुए थे। तभी एक आदमी गलती से उससे टकरा गया तो माँ अचानक उस पर टूट पड़ी और उसकी गर्दन पर झपटने लगी। जब आसपास के लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे तब केटी छत पर रेंगती हुई ताबूत के ऊपर पहुंच गई। फिर वो सीधा ताबूत में कूद गई और कार्मेन पर टूट पड़ी। ये देखकर लिसा घबरा गई और केटी को बाहर खींचने के लिए दौड़ी, लेकिन ताबूत का स्टैंड टूट गया और दोनों शरीर बाहर गिर पड़े। उसी पल माँ होश में वापस आ गई, जबकि केटी कार्मेन के जख्मों से बह रहा खून चाटने लगी। फिर अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद केटी को व्हीलचेयर से बांध दिया गया और उसके कमरे की खिड़की भी सील कर दी गई। अब चार्ली उसके कमरे में बैठकर उस पर नजर रखने लगा, लेकिन इससे भी केटी की शक्तियां नहीं रुकी। वो बार बार सेबास्टियन को अपना सर बेड से टकराने पर मजबूर कर रही थी। उधर लिसा सामान पैक कर रही थी और माँ लगातार उसे बुरा भला कह रही थी। वो कह रही थी कि लिसा एक बुरी माँ है। तभी अचानक केटी की व्हीलचेयर हवा में उठने लगी और इसी दौरान घंटी बजी। दरवाजे पर डीलिया थी। वो अपने साथ वो टेप लाई थी और लिली की माँ ने जो कुछ कहा था उसका मतलब समझाने लगी। उसने बताया कि एक शरीर लंबे समय तक राक्षस को रोक नहीं सकता, इसलिए राक्षस को कैद रखने के लिए बार बार एक नया शरीर तैयार करना पड़ता है। जब से उनके परिवार को ये श्राप मिला था तब से 82 बार मम्मी बनाने वाला काला जादू किया जा चुका था। लिली की माँ ने ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड की थी ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस प्रक्रिया को जारी रख सकें। वीडियो में फिर केटी को सार्कोफेगस के ऊपर लटकाया हुआ दिखाया गया। उसके पास पिछली मम्मी भी रखी हुई थी। जैसे ही लिली की माँ मंत्र पढ़ने लगी, मम्मी जाग उठी। उसके मुंह से एक काला लिक्विड निकला जो उसने केटी के मुंह में थूक दिया। इसके बाद सब लोगों ने केटी को जादुई कपड़ों में लपेट दिया और उसे सार्कोफेगस में बंद कर दिया। डीलिया ने समझाया कि राक्षस को जमीन के नीचे कैद रखना होता है, लेकिन अब वो आजाद घूम रहा था। उसी वक्त केटी ने अपनी शक्तियों से सेबास्टियन को अपने पास बुला लिया। फिर सेबास्टियन खिड़की तोड़कर उसके कमरे में घुस गया। फिर उसने केटी की मदद की और उसके शरीर से सारी पुरानी चमड़ी हटा दी, जिससे उसकी नई चमड़ी बाहर आ गई। उधर लिसा अपनी बेटी को बचाने के लिए घबराहट में दौड़ रही थी, मगर इसी बीच डीलिया ने कोई आवाज सुनी। उसे पता नहीं था कि कार्मेन अपने ताबूत से बाहर आ चुकी थी। अब डीलिया तुरंत ऊपर भागी और लिसा के साथ मिलकर कमरा खोलने की कोशिश करने लगी। बाहर एक भयानक तूफान पूरे घर को घेर चुका था। वहीं लिविंग रूम में चार्ली अब भी टीवी के सामने सन्न बैठा हुआ था। तभी उसने एक आवाज सुनी। जब उसने पलट कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि कार्मेन वहां बैठी अपने ही अंतिम संस्कार का खाना खा रही थी। कार्मेन ने फिर चार्ली को गंदे इशारे करके अपने पास बुलाया, लेकिन उसी वक्त चार्ली को लिसा की मदद के लिए चीखने की आवाज सुनाई दी, इसलिए वो तुरंत वहां से भाग गया। उधर लिसा और डीलिया मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। वो सफल होने ही वाले थे कि तभी केटी की ताकत ने उन्हें पीछे धकेल दिया। फिर कुछ पल बाद दरवाजा अपने आप खुलने लगा। जब दोनों ने अंदर देखा तो केटी अपने पूरे राक्षसी रूप में हवा में तैर रही थी। फिर केटी तुरंत चार्ली पर झपट पड़ी। उसने उसकी चमड़ी का एक टुकड़ा काट लिया, लेकिन बाकी लोगों ने उसे खींचकर पीछे हटा दिया। बदले में केटी ने डीलिया को जोर से धक्का दिया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। उसके बाद केटी ने अपनी माँ के सिर पर वार किया और फिर उसने चार्ली की चमड़ी निगलकर उसके भी कई बार सिर पर वार किया। लिसा चार्ली की मदद करना चाहती थी, लेकिन केटी ने दरवाजा बंद करके उसे सेबास्टियन के साथ कमरे में कैद कर दिया। अचानक सेबास्टियन ने बैट उठाकर लिसा पर हमला कर दिया। तब लिसा ने जमीन पर पड़ी एक ड्रग की सिरिंज उठाई और दीवार के अंदर बने रास्ते में छुप गई। फिर सेबास्टियन उसका पीछा करने लगा। जब सेबास्टियन का ध्यान भटका तो लिसा ने अचानक उसे ड्रग इंजेक्शन दे दिया। कुछ ही पलों में सेबास्टियन बेहोश हो गया। उधर नीचे डीलिया को होश तब आया जब कार्मेन ने उसकी गर्दन पर पैर रखा। फिर कार्मेन ने अपने मुंह से एक बिच्छू निकाला जो सीधा डीलिया के मुंह में जा गिरा। उसके बाद उसने डीलिया को छोड़ दिया। अब डीलिया ने तुरंत खुद को संभाला और कार्मेन को लात मार दी। इससे कार्मेन का सिर रेलिंग में फंस गया, लेकिन उसी वक्त बिच्छू की पूंछ डीलिया के गले को अंदर से काटने लगी।
दर्द के बावजूद डीलिया ने अपने गले के अंदर हाथ डालकर बिच्छू को बाहर खींच लिया। उधर दूसरी ओर केटी चार्ली का गला दबाने की कोशिश कर रही थी। चार्ली ने उसे जोर से धक्का देकर अलग किया और फिर वो रेंगता हुआ सीढ़ियों तक जा पहुंचा और डीलिया से मिल गया। इसके बाद दोनों भागते हुए बेडरूम की तरफ गए। रास्ते में चार्ली ने डीलिया से कहा कि वो मंत्र के शब्द याद रखे। फिर जैसे ही केटी ने दोबारा अपने पिता पर हमला किया तो चार्ली ने उसे जोर से पकड़ लिया। तभी डीलिया ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसके गले में छेद हो चुका था, इसलिए उसने एक हाथ से उसे दबाए रखा। अब केटी लगातार तड़प रही थी और वो खुद को नोचने लगी। आखिरकार चार्ली ने उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। तभी लिसा भी कमरे में आ गई। चार्ली ने उसकी तरफ देखकर माफी मांगी और अगले ही पल केटी ने अपने मुंह से सारा काला लिक्विड चार्ली के मुंह में उगल दिया। इसी के साथ राक्षस दूसरे शरीर में जा चुका था। चार्ली और केटी दोनों एक साथ जमीन पर गिर गए। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। फिर कुछ देर बाद केटी को होश आया और इस बार उसने अपनी माँ को नॉर्मल आवाज में मॉम कहकर बुलाया। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि चार्ली को तहखाने में एक ताबूत के अंदर बंद कर दिया गया था। अब बिल्कुल नॉर्मल दिख रही केटी ने उस ताबूत पर मॉर्स कोड के जरिए नॉक किया तो अंदर से चार्ली ने भी मॉर्स कोड में ही जवाब दिया। उसने अपने परिवार को बताया कि वो उनसे बहुत प्यार करता है। इसी बीच उन्हें पता चला कि लिली की माँ अब भी जिंदा है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। फिर एक दिन दोपहर को लिसा उससे मिलने आई। उसने चुपके से उसे नशे का इंजेक्शन दे दिया। फिर डीलिया व्हीलचेयर पर बैठे चार्ली को लेकर आई और तीनों ने मिलकर राक्षस को लिली की माँ के अंदर भेजने का जादू शुरू कर दिया। तो आपके हिसाब से क्या उन्होंने सही किया? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।